लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने अपने स्केटबर्ड रैंक के बो एंड ब्लैक नाइट के भाले की मदद से उस सुपर बीस्ट ड्रैगन को मार दिया था। उसे मारने पर हानशेन को उसकी बीस्ट सोल हासिल हुई थी। ये हानशेन की पहली सुपर बीस्ट सोल थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर शन के साथ कैप्टन जिन एंड उनके लोग भी आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को हानशेन की चिंता हो रही थी। अब आगे हानशेन को सेफ देखकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो दोनों बीस्ट कहाँ पर गए। तो इस पर हानशेन ये बहाना बनाकर कह देता है कि वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ने के बाद यहाँ से चले गए। वो लोग अब बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उस गुफा की छत टूट चुकी है एंड फिर वो लोग उस छत से बाहर आ जाते हैं एंड वहाँ से अपनी जर्नी कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अगले कुछ ही दिनों में वो लोग स्टील आर्मर बेस पहुँच गए थे। प्रोफेसर शन को प्रोटेक्ट करने का हानशेन का मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से उसे कुछ क्रेडिट्स मिले थे। हानशेन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है। अब भी के लिए एक पार्टी में था जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैंने सुना है एडवांस डेमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्या मुझे वहाँ पर आना चाहिए? तो इस पर दूसरा आदमी कहता है अगर तुम इस लो डेमन वर्ल्ड में रुके रहे तो तुम कभी भी अपने जीन्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें उन्हें इम्प्रूव करना है तो तुम्हें एडवांस डेमन वर्ल्ड में ज़रूर आना चाहिए। हानशेन उनकी बातें सुन ही रहा था, तभी उसके पास टैंग ज़ेन आ जाता है। टैंग ज़ेन को वहाँ पर देखकर हानशेन शॉक हो गया था। वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर टैंग ज़ेन कहता है आज मैंग मैंग का बर्थडे है एंड मैं यहाँ पर उसके बर्थडे पर आया हूँ। ये सुनकर हानशेन शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ कहता है कि आज मैंग मैंग का बर्थडे है। तो इस पर टैंग ज़ेन कहता है हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? इस पर हानशेन नामे से रिलाते हुए कहता है मैंग मैंग ने मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन तो दिया था, पर उसने मुझे बताया नहीं था कि आखिर ये किस चीज़ की पार्टी है। ये सुनकर टैंग ज़ेन उसे देखकर हंसने लगता है। हानशेन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट है? मैं मैंग मैंग के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। इस पर टैंग ज़ेन उसे कहता है मेरे पास अभी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, तुम्हें अपने गिफ्ट का इंतज़ाम खुद करना होगा। वैसे क्या तुम यहाँ पर आने के बाद चैंटियान से मिले? ये सुनकर हानशेन चैंटियान की डायरेक्शन में देखने लगता है। टैंग ज़ेन कहता है एडवांस डेमन वर्ल्ड में जाने के बाद चैंटियान काफ़ी बदल गया है। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है। ये सुनकर हानशेन चैंटियान को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चैंटियान और पिंकविंग उससे मिलने आते हैं। चैंटियान पूछता है आखिर तुम्हें अपने सभी तरह की जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बनने में कितना टाइम लगेगा? इस पर हानशेन कहता है मुझे लगता है मुझे 2 या 3 साल और लग जाएंगे। ये सुनकर चैंटियान उसे घूरते हुए कहता है देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके इवॉल्व होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में आ जाओ। लो डेमन वर्ल्ड में रुककर तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई ख़ास रिसोर्सेस नहीं हैं। असलियत में इम्प्रूवमेंट क्या होती है ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम एडवांस डेमन वर्ल्ड में आओगे। अगर वहाँ आने के बाद तुम सीधा ब्लैक एम्परर बेस में टेलीपोर्ट होते हो तो तुम मेरे पास आकर मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। ये कहकर चैंटियान वहाँ से जाने लगता है। चैंटियान के इतने अजीब बिहेवियर से हानशेन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, तो इसकी वजह जानने के लिए जल्दी से पिंकविंग की तरफ देखता है। तो पिंकविंग कहती है चैंटियान अभी के लिए तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा है। उसका ये मानना है कि अगर तुम जल्द से जल्द एडवांस डेमन वर्ल्ड में नहीं आए तो फिर तुम उसके दोस्त तो छोड़ो, दुश्मन बनने के लायक भी नहीं रहोगे। हानशेन, ये लो डेमन वर्ल्ड तुम्हारे जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करता है। मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके एक इवॉल्वर बनकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में आ जाओ। वहाँ आकर तुम्हें असलियत पता चलेगी। ये कहकर पिंकविंग भी वहाँ से चली जाती है। इन लोगों की बातें सुनकर भी हानशेन को कोई बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी के लिए लो डेमन वर्ल्ड में वो बस इसी वजह से रुका है क्योंकि उसे सुपर बीस्ट का शिकार कर कर अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। एक बार जब वो अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बनेगा, तब उसकी फिटनेस
किसी भी नॉर्मल इवॉल्वर से जो अपने स्केलेटल रैंक की जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बना हो उससे कई ज़्यादा होगी, एंड इसका फ़ायदा उसे एडवांस डेमन वर्ल्ड में ज़रूर होगा। हानशेन अभी अपने इन ख्यालों में गुम ही था, तभी उसके पास एक बटलर आता है एंड कहता है, मिस्टर हानशेन, अभी के लिए आपको मिस्टर यांग ने बुलाया है, वो आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। हानशेन मिस्टर यांग से मिलने चला जाता है। वो बटलर हानशेन को अभी के लिए एक प्राइवेट क्लब में लेकर आया था। ये क्लब यांग फैमिली का ही था एंड यहाँ पर 20 सोल के ट्रेड होते थे। हानशेन जब मिस्टर यांग से मिलता है तो मिस्टर यांग उससे कहते हैं, हानशेन, मुझे तुम्हारे साथ अभी के लिए एक डील करनी है, क्या तुम वो डील करना चाहोगे? इस पर हानशेन पूछता है, कैसी डील? तो मिस्टर यांग कहते हैं, मैं अभी के लिए डेमन वर्ल्ड में कुछ बीच सोल खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें खरीदने में मेरी मदद कर सकते हो? इस पर हानशेन कहता है, डेमन वर्ल्ड में अभी के लिए बहुत ही कम स्केलेटल रैंक की बीच सोल हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए किसी भी स्केलेटल रैंक की बीच सोल हासिल करना आसान होने वाला है। ये सुनकर मिस्टर यांग मुस्कुराने लगते हैं एंड कहते हैं, देखो हानशेन, मैं ये जानता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पास ज़रूर कोई ना कोई स्केलेटल रैंक की बीच सोल ज़रूर होगी। ये सुनकर हानशेन कहता है, हाँ मेरे पास हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मेरी इन लो डेमन वर्ल्ड की स्केलेटल रैंक की बीच सोल के बदले में एडवांस डेमन वर्ल्ड की स्केलेटल रैंक की बीच सोल देनी होगी। क्या आप ये डील करना चाहेंगे? ये सुनकर मिस्टर यांग का बटलर उन्हें रोकते हुए कहता है, एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केलेटल रैंक की बीच सोल लो डेमन वर्ल्ड की 3 स्केलेटल रैंक की बीच सोल के बराबर होता है। मुझे नहीं लगता है हमें डील करनी चाहिए। ये सुनकर हानशेन कहता है, रुकिए रुकिए, पहले मेरी उस स्केलेटल रैंक की बीच सोल तो देख लीजिए। मैं आपको 3 स्केलेटल रैंक की बीच सोल दूंगा, जिनके बदले में आपको मुझे 2 स्केलेटल रैंक की बीच सोल देनी होगी, जिनमें से एक आर्मर होनी चाहिए एंड दूसरी एक सवारी होनी चाहिए। ये कहकर हानशेन उन्हें अपनी स्केलेटल रैंक की बीच सोल दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो मिस्टर यांग को अपना ट्राइडेंट दिखाता है। ट्राइडेंट को देखकर मिस्टर यांग शॉक हो गए थे, क्योंकि ट्राइडेंट एक वेपन था एंड स्केलेटल रैंक के वेपन बहुत ज़्यादा रेयर होते थे। यांग हानशेन से पूछता है, क्या तुम सच में ये ट्राइडेंट मुझे बेचोगे? इस पर हानशेन मुस्कुरा देता है। उसके लिए इस ट्राइडेंट का कुछ खास यूज़ नहीं रहा था, क्योंकि हानशेन इस पर स्वॉर्ड डेमन की बीच सोल का यूज़ नहीं कर सकता था। उसे अभी के लिए स्वॉर्ड चाहिए थी एंड वो उसी की तलाश में था। जिसके बाद हानशेन उन्हें अपनी दूसरी स्केलेटल रैंक की बीच सोल दिखाता है, जो असल में एक स्केलेटल रैंक की सवारी थी। ये हानशेन का वही वुल्फ था, वही भेड़िया था जिसे हानशेन ने कुछ दिनों पहले मारा था। हानशेन को एक स्केलेटल रैंक की सवारी निकालता देख बटलर को ये सवारी कुछ खास पसंद नहीं आती है, क्योंकि स्केलेटल रैंक की सवारी कुछ खास रेयर नहीं होती थी। लेकिन तभी हानशेन कहता है, मेरी स्केलेटल रैंक की सवारी वाइंड हॉर्स से भी ज़्यादा फास्ट है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वाइंड हॉर्स लो डेमन वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर था। इस वजह से अभी के लिए हानशेन की बात सुनकर वो लोग शॉक में चले गए थे एंड अब उन लोगों को ये वाइंड वुल्फ काफ़ी ज़्यादा रेयर लगने लगा था। जिसके बाद हानशेन अब तीसरी बीच सोल बाहर निकालता है। उसने अभी के लिए घोस्ट आंखों वाले बीस्ट की बीच सोल बाहर निकाली थी। वो बताता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की बीच सोल है। यांग जब बीच सोल को देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की जो ये बीच सोल थी उसकी बॉडी में मौजूद बोन्स का स्ट्रक्चर एंड एक ह्यूमंस की बोन्स का स्ट्रक्चर लगभग सेम था। ऐसे में इस बीच सोल के साथ ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कोई इंसान अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज़ कर सकता था। उन लोगों को हानशेन की सभी बीच सोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ये सभी की सभी बहुत ज़्यादा रेयर टाइप की बीच सोल थी। इस वजह से वो लोग डील के लिए तुरंत मान जाते हैं। डील होने के बाद हानशेन ने उन्हें बताया था कि उन्हें जो ये 2 स्केलेटल रैंक की बीच सोल हैं उन्हें एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद ब्लू क्रिस्टल बेस में एक इंसान को देना है एंड वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। उसकी माँ भी अभी के लिए एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। ऐसे में ये 2
स्केटबेल रैंक की 20 सोल उसकी माँ के काफ़ी काम आ सकती थी। उन लोगों ने भी हानशेन की रिक्वेस्ट तुरंत मान ली थी। डील करने के बाद हानशेन वहाँ से सीधा ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है। तभी उसके पास प्रोफेसर मिलने आते हैं, जो हानशेन को बताते हैं, मैं अभी के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एक नॉन इवॉल्वर हो, लेकिन जिसके पास बहुत ही हाई लेवल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो। तुम्हारे पास ये सभी क्वालिटीज़ हैं, क्या तुम इस एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगे? देखो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रेजुएशन के टाइम पर काफ़ी अच्छे क्रेडिट्स दूंगा। हानशेन उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है, क्योंकि उसे क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। एक इंसान के पास ग्रेजुएशन के बाद जितने ज़्यादा क्रेडिट्स होते थे, आर्मी में उसकी रैंक उतनी ही ज़्यादा हाई होती थी। इस वजह से वो अभी के लिए प्रोफेसर की रिक्वेस्ट मान गया था। प्रोफेसर ने उसे अगले दिन लैब में 8:30 बजे बुलाया था। हानशेन अभी के लिए उस रिसर्च के बारे में और ज़्यादा पढ़ने लगता है, पर उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने के बाद हानशेन को ये समझ आ गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे उसकी रियल स्ट्रेंथ प्रोफेसर के सामने आ जाएगी एंड इससे उसका सुपर जीन पॉइंट्स वाला भांडा फूट सकता था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए जिया को इस एक्सपेरिमेंट में फंसाएगा एंड वो जिया के पास इस ऑफ़र को लेकर जाता है एंड उससे कहता है कि अगर वो प्रोफेसर की इसमें मदद करेगा तो हानशेन उसे आर्चरी की कुछ सीक्रेट ट्रिक सिखाएगा। जिया भी उसकी बात तुरंत मान जाता है। अगले दिन हानशेन जिया को रिसर्च लैब में लेकर आता है, जहाँ पर जिया को अभी के लिए एक फ्लूइड में बंद कर दिया जाता है एंड प्रोफेसर का असिस्टेंट क्वीन जिया पर अभी के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसने जिया को एक ऐसा लिक्विड पिलाया था जिसे पीने के बाद उसके बॉडी के सभी सेल एक्टिवेट हो जाते थे। ऐसे में वो जिया की बॉडी का फुल पोटेंशियल नाप सकता था। अभी के लिए हानशेन जिया के लिए सॉरी फील कर रहा था, क्योंकि उसने जिया को इस चीज़ में फंसा दिया था, लेकिन हानशेन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जिया इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहा था। इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस से वो असिस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। हानशेन भी इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। इस वजह से वो असिस्टेंट क्वीन से इन चीज़ों के बारे में और पूछता है, तो असिस्टेंट क्वीन बताते हैं कि अभी के लिए वो एक रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च में वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो एक बार ह्यूमन बॉडी के सभी सेल्स की फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देंगे तो उनके पास कितनी ज़्यादा पावर आ जाएगी। अभी के लिए हमने जिया के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट किया है। जिसके बाद वो हानशेन को एक सॉल्यूशन देकर कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल को जानना हो, अपने बॉडी के सभी सेल्स को एक्टिवेट करना हो, तो इस लिक्विड को पी लेना, वो भी रात में सोने से पहले। जिसके बाद अगले दिन तुम अपने बॉडी के फुल पोटेंशियल को चेक कर पाओगे। रात भर में ये तुम्हारे सारे सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। हानशेन उस सॉल्यूशन को ले लेता है, लेकिन अभी के लिए वो टेस्ट करने जाने वाला नहीं था। वो टेस्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करने का डिसीजन लेता है। हानशेन वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है। अभी के लिए उसका अपोनेंट डेस्पराडो नाम का एक बंदा था, जो हानशेन से बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहा था। उसकी पंच टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी एंड हानशेन अभी के लिए उन पंच टेक्निक्स को सीखना चाहता था। उन दोनों की ये फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन हर बार हानशेन हारता ही जा रहा था, क्योंकि डेस्पराडो एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट था। फाइट के दौरान डेस्पराडो ने हानशेन को कई बार किटिंग स्किल्स यूज़ करते हुए देखा था। इस वजह से वो समझ गया था कि हानशेन ने ज़रूरी किटिंग स्किल्स क्वीन से सीखी होंगी, लेकिन हानशेन की किटिंग स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे। इस वजह से वो डेस्पराडो के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। हानशेन से फाइट करते वक्त डेस्पराडो पूछता है, भाई तुम वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के किस डिपार्टमेंट से हो? इस पर हानशेन कहता है, मैं वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब से नहीं हूँ। उसकी बात ने डेस्पराडो को शॉक कर दिया था, क्योंकि हानशेन ने फाइट के दौरान कई बार 13 बिट्स टेक्निक का भी यूज़ किया था, लेकिन हानशेन तो वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब से था ही नहीं। तो ऐसे में ज़रूर उसने ये टेक्निक किसी और से सीखी थी एंड किसी और से सीखने के बाद भी वो इसका यूज़ इतने अच्छी तरह से कर पा रहा था। इस बात ने डेस्पराडो को इम्प्रेस कर दिया था। वो हानशेन से पूछता है, क्या तुम वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब ज्वाइन करना चाहोगे?
इस पर हानशन कहता है, नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मैं अभी के लिए एक मिलिट्री स्कूल में हूँ। तो इस पर डेस्पराडो पूछता है, तुम कौन से मिलिट्री स्कूल में हो? तो हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी के लिए तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ। ये कहकर हानशन एक पंच मारता है। ये पंच को देखकर डेस्पराडो शॉक हो गया था, क्योंकि ये उसका पंच था एंड हानशन ने अभी के लिए उसकी पंचिंग टेक्निक सीख ली थी। लेकिन हानशन उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख पाया था एंड अगले कुछ ही पलों में डेस्पराडो हानशन को बुरी तरह से हरा देता है। वो लोग एक दूसरे से कई और बार फाइट करते हैं, लेकिन डेस्पराडो हानशन को हर बार हरा देता था। डेस्पराडो से हारने के बाद हानशन अपने कमरे में बैठा ही हुआ था, लेकिन तभी उसके पास शूशाओ का कॉल आता है। हानशन कॉल पिक कर कर कहता है, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तो शूशाओ उसे बताता है, आज से कुछ दिनों पहले डेविल डेजर्ट में मैंने एक फिनिक्स बीस्ट को देखा था। उसके शिकार के लिए मैंने अभी के लिए एक टीम बनाई है, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे? हानशन उस टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ही वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उनके साथ अभी के लिए कुछ और लोग थे, जिनमें से एक बंदे का नाम यू था। ये यू नाम का बंदा एक इवॉल्वर था, जिसने अभी के लिए अपने सभी के सभी स्केटबॉर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। उसका बस इवोल्यूशन बाकी था। वह अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उससे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है। उसकी बातें सुनकर शूशाओ कहता है, पूरी स्टील आर्मर बेस में हानशन से ज़्यादा अच्छा आर्चर कोई नहीं है। ये सुनकर यू कहता है, पूरे के पूरे स्टील आर्मर बेस में सिर्फ दो ही लोग मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जिनमें से पहला है कॉइन एंड दूसरी है स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम की कैप्टन क्वीन जुआन। ये सुनकर शूशाओ हंसने लगता है एंड कहता है, क्या तुम जानते हो हानशन कौन है? तो यू पूछता है कि कौन है? तो शूशाओ बताता है कि वो स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम का नया कैप्टन है। ये सुनकर यू की टीम का एक बंदा आगे आता है एंड कहता है, क्या तुम जानते हो मिस्टर यू कौन है? तो शूशाओ पूछता है, कौन है? तो बंदा बताता है, मिस्टर यू एक इवॉल्वर हैं। पूरे के पूरे लो डेमन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो उनका सामना कर सके। ऐसे में तुम हानशन को उनसे ज़्यादा पावरफुल कैसे कह सकते हो? इधर उसकी बात सुनकर शूशाओ अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि एक इवॉल्वर है तो आखिर ये लो डेमन वर्ल्ड में क्या कर रहा है, क्योंकि अगर कोई इवॉल्वर ज़्यादा दिनों तक लो डेमन वर्ल्ड में रहता था तो इससे उसकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट होते थे एंड उसकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती थी। इस पर हानशन उसे बताता है कि शायद ये लोग अभी के लिए कुछ स्केटबॉर्ड रैंक की बीच सोल इकट्ठा करना चाहते हैं, इसी वजह से इवॉल्वर बनने के बावजूद ये बंदा अभी के लिए लो डेमन वर्ल्ड में रुका है। शूशाओ भी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। वो लोग अभी के लिए किसी तरह की फालतू की कन्वर्सेशन में नहीं अटकते हैं एंड अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं। रास्ते में यू की टीम का एक बंदा कहता है, क्या तुमने हम लोगों से झूठ बोला था? यहाँ पर चारों तरफ तो सिर्फ रेगिस्तान है, आखिर वो पेड़ कहाँ है जिस पर वो फिनिक्स बीस्ट बैठा हुआ था? देखो, अगर तुमने हमसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर शूशाओ कहता है, मैंने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं कहा है। थोड़ा ही आगे वो पेड़ है एंड थोड़ा ही आगे आने पर उन लोगों को पेड़ दिख जाता है। पूरे के पूरे रेगिस्तान में वो अकेला पेड़ था। जब वो लोग उस पेड़ को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये पेड़ पूरी तरह से जल चुका है। शूशाओ बताता है, ये पेड़ उस फिनिक्स बीस्ट की फ्लेम्स की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसकी फ्लेम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर कोई उनके कांटेक्ट में आता है तो तुरंत जलकर राख हो जाता है। वहाँ पर वो पेड़ तो था, लेकिन वो फिनिक्स बीस्ट नहीं था। मिस्टर यू गुस्से में पूछता है, आखिर वो बीस्ट कहाँ पर है? तो शूशाओ कहता है, मुझे नहीं पता वो बीस्ट कहाँ पर है। शायद वो इसी डेजर्ट में कहीं होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता है। तो मिस्टर यू गुस्से में कहता है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो शूशाओ कहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों को सिर्फ यहाँ तक लाने का था। अब आगे उस बीस्ट को कैसे ढूंढना है ये तुम लोग अपना देख लो, ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप हमारी बात मानो। तो हानशन कहता है, हम लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है शूशाओ, अब हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ आओ।
हानशेन को वहाँ से उन्हें इग्नोर करते हुए जाता देख अभी के लिए यू गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग सच में एक इवॉल्वर को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहे हो? तो इस पर हानशेन कहता है, हर एक इवॉल्वर पावरफुल नहीं होता है एंड मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपनी स्केर्डबर्ड रैंक की स्वॉर्ड बाहर निकालता है एंड उससे हानशेन पर हमला कर देता है। उसका हमला तेजी से हानशेन की तरफ बढ़ रहा था। सभी को लगा था उस हमले से हानशेन मारा जाएगा, लेकिन हानशेन अपने हाथ से ही उसके हमले को रोक देता है। अभी के लिए उसके पास एक स्केर्डबर्ड रैंक की स्वॉर्ड देखकर हानशेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये स्वॉर्ड मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें ज़िंदा यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो हानशेन पर और हमले करने की कोशिश करता है, बट इस बात ने हानशेन को गुस्सा दिला दिया था। वो जल्दी से अपना खंजर बाहर निकालता है एंड उसे यू की गर्दन पर रखकर कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस स्वॉर्ड दे दो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इस मौके के बाद मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। हानशेन की बातों ने यू को डरा दिया था। वो जल्दी से हानशेन को अपनी स्वॉर्ड दे देता है। हानशेन उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है, किसी को ये बताना मत कि तुम एक इवॉल्वर हो, क्योंकि तुम्हारा ये कहना कि तुम एक इवॉल्वर हो सिर्फ इवॉल्वर्स को शर्मिंदा करेगा। ये कहकर हानशेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यू गुस्से में आकर अपने लोगों के साथ हानशेन पर हमला कर देता है। वो अपने साथियों के साथ हानशेन की तरफ बढ़ रहा था। हानशेन शूशाओ को पीछे रहने के लिए कहता है एंड अकेला ही उन सभी से फाइट करने लगता है, पर अकेला होने के बावजूद वो बहुत इजीली उन सभी का सामना कर पा रहा था। हानशेन जल्दी से यू पर एक ज़ोरदार हमला करता है। उसके हमले की वजह से यू दूर जाकर गिरा था एंड उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसके साथी इसी तरह यू को उठाते हैं एंड उसे वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। इधर शूशाओ कहता है, हानशेन आखिर तुमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा? तुम तो उन्हें मार सकते थे ना। तो इस पर हानशेन कहता है, अगर मैं उन्हें मार देता तो हमें उस बीस्ट के पास कौन लेकर जाता। ये कहकर हानशेन जब यू एंड उसके साथी वहाँ से दूर चले जाते हैं, तब शूशाओ के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उसने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए इन लोगों का पीछा करेगा एंड ये देखेगा कि वो फीनिक्स बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, तब जाकर उस पर हमला करना है या नहीं इस चीज़ का डिसीजन लेगा। अभी के लिए यू और उसके साथियों का पीछा करते करते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। रात हो चुकी थी, तभी अचानक से उन्हें आसमान में एक फीनिक्स बीस्ट दिखता है जो यू एंड उनके साथियों के काफ़ी करीब था। वो फीनिक्स बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। यू एंड उसके साथियों को वहाँ पर देखकर वो फीनिक्स बीस्ट अपनी फ्लेम से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम्स के टच में आते ही यू के सभी साथी मारे जाते हैं। यू उस फीनिक्स बीस्ट का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी एंड वो यू को जलाकर राख कर देती हैं। यू एंड उसके साथियों को मारने के बाद वो फीनिक्स बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद हानशेन और शूशाओ यू और उसके साथियों के पास जाते हैं। उनकी बॉडीज़ पूरी तरह से जल गई थी। उस फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसकी पावर देखकर हानशेन समझ गया था कि ये फीनिक्स बीस्ट ज़रूर एक सुपर बीस्ट है एंड अभी के लिए वो इसका सामना नहीं कर सकता है। अगर वो इसका सामना करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल भी यू एंड उसके साथियों जैसा ही होगा। हानशेन वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आता है एंड वहाँ से अपने घर आ जाता है। हानशेन अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपको वो दोनों स्केर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल मिल गई जिन्हें मैंने आपके लिए भेजा था। इस पर उसकी मॉम हाँ में सिर हिला देती हैं। यांग ने अपने डील के मुताबिक उनके पास ब्लू क्रिस्टल बेस में एडवांस डेमन वर्ल्ड की 2 स्केर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल पहुंचा दी थी एंड वो उनके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली थी। हानशेन अपनी मॉम को थोड़ा परेशान देखता है एंड पूछता है, क्या हुआ, क्या आपको उन बीस्ट सोल में कोई प्रॉब्लम लग रही है? तो इस पर उसकी मॉम कहती हैं, नहीं कुछ नहीं।
फिर एक गहरी सांस लेने के बाद वो कहती हैं, तुम अब बड़े हो चुके हो, इसलिए वक्त आ गया है तुम्हें वो चीज़ देने का। ये कहकर वो जल्दी से अपने पास से एक बक्सा निकालती हैं एंड उसे हानशन की तरफ सरका देती हैं। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बक्सा दिया था एंड कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओ तब मैं ये बक्सा तुम्हें दे दूँ। ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का बक्सा है, शायद इसके अंदर तुम्हारे काम की कोई चीज़ हो। हानशन अभी के लिए ये सुनकर शॉक हो गया था। उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, तो आखिर वो किस तरह जान सकते थे कि उनकी डेथ होने वाली है, क्योंकि हानशन के लिए कोई फ्यूचर गिफ्ट छोड़ने का मतलब तो यही था कि शायद वो जानते थे कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है। अभी के लिए उसके फादर की डेथ की मिस्ट्री और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। हानशन जल्दी से उस बक्से को खोलता है। उसके अंदर हानशन को अभी के लिए एक लेटर, एक पेंडेंट मिलता है। हानशन उस पेंडेंट को बाहर निकालकर उसे देखने लगता है एंड पूछता है कि आखिर ये पेंडेंट क्या है। तो इस पर उसकी मॉम बताती हैं कि पेंडेंट तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर फ्यूचर में मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ तो मैं ये पेंडेंट लेकर जिंग्यू ग्रुप मतलब स्टार ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती हूँ। इस पेंडेंट को देखने के बाद निंग फैमिली हमारी मदद ज़रूर करेगी। निंग फैमिली वही फैमिली थी जो स्टार ऑर्गेनाइजेशन को ओन करती थी एंड ये शेंटियान की ही फैमिली थी। अभी के लिए ये बात सुनकर हानशन शॉक हो गया था, क्योंकि उसे बचपन से यही लगता था कि उसके फादर की डेथ के पीछे स्टार ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, स्पेशली निंग फैमिली का हाथ है। लेकिन अभी के लिए उसके फादर ही कह रहे थे कि वो फ्यूचर में अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो निंग फैमिली के पास जा सकते हैं। हानशन अपनी मॉम से पूछता है, आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या उनके डेथ के पीछे जिंग्यू ग्रुप का हाथ नहीं है? इस पर उसकी मॉम कहती हैं, मैं भी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे भी चीज़ें थोड़ी अजीब लगी थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ने के बावजूद मैं कभी भी जिंग्यू ग्रुप के पास नहीं गई। उनकी बातें सुनकर हानशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था। उसे समझ आने लगा था कि उसके फादर की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड अभी के लिए हानशन को जो भी पता है शायद उसमें से 90% तो झूठी है। उसे अभी के लिए अपने फादर की डेथ का सच जानना है एंड उसमें उसे टाइम लगने वाला है। हानशन अपने फादर के डेथ को छोड़ने वाला नहीं था। उसे मौका मिलने पर वो इसकी हर एक कड़ी जोड़ कर इसका राज जरूर जानकर रहेगा, ये उसने डिसाइड कर लिया था। अभी वो इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसकी मॉम उसे एक नोटबुक देती हैं एंड कहती हैं, ये तुम्हारे परदादाजी हानजिंग की नोटबुक है, तुम्हारे फादर ने मुझे नोटबुक तुम्हें देने के लिए कहा था। हानशन उस नोटबुक को ले लेता है एंड उसे खोल कर देखता है, और जैसे ही उसे खोल कर देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी मॉम पूछती है, हानशन आखिर क्या हुआ? तो हानशन मन ही मन कहता है, आखिर पर दादाजी ने इस नोटबुक में सुपर जीन क्यों लिखा है? क्या वो भी सुपर जीन के बारे में जानते थे? आखिर इसका राज क्या है? लेकिन उन्होंने सुपर जीन के आगे सर्कल कर कर क्वेश्चन मार्क भी डाला है। क्या वो इसके बारे में जानते थे या इसके बारे में पता लगाना चाहते थे? शायद वो कंफ्यूज थे कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। हानशन उस पूरी नोटबुक को छान मारता है, लेकिन उसे सुपर जीन एंड उस क्वेश्चन मार्क के अलावा पूरी की पूरी नोटबुक में और कुछ नहीं मिलता है। वो पूरी की पूरी नोटबुक खाली थी। इधर हानशन के डैड को याद कर कर उसकी मॉम अभी के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो कहती हैं, डेथ के पहले तुम्हारे फादर का बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया था। शायद वो जानते थे कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है, उनकी डेथ होने वाली है। उन्होंने अपने डेथ से पहले मुझसे बस इतना कहा था कि फ्यूचर में जब तुम बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें तुम्हारे परदादाजी की ये चीज़ें दे दूँ। उन्होंने इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बताया। हानशन अभी के लिए समझ रहा था कि इन सभी चीज़ों का उसके फादर की डेथ से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, पर वो कनेक्शन क्या है अभी के लिए वो ये नहीं जानता है। पर उसने आज कसम खा ली थी कि वो किसी भी तरह इस राज का पर्दा उठाकर रहेगा कि आखिर उसके फादर के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी। वो इसके पीछे का सच जानकर रहेगा।
वो अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि मैं फादर की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व कर रहूँगा। अभी के लिए उसकी मॉम शांत हो गई थी, लेकिन उन्होंने हानशेन से कहा था कि हानशेन को किसी भी चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हानशेन की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हानशेन किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े। वो पहले ही अपने हस्बैंड को खो चुकी थी एंड अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। हानशेन ने उन्हें संभाल लिया था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की डेथ मिस्ट्री सॉल्व कर ही रहेगा। हानशेन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है। वह अभी के लिए जिया को देख रहा था, जो स्प्रिंट नाम की मशीन में एक ट्रेनिंग कर रहा था। हानशेन इस बारे में असिस्टेंट क्वीन से पूछता है, तो क्वीन बताता है स्प्रिंट एक काफ़ी खास मशीन है जिसे लोगों की कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस मशीन के अंदर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी है एंड काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मेटल वॉल्स हैं। उन मेटल वॉल्स के ऊपर 1 फीट लंबा एंड 1 फीट चौड़ा सेफ जोन यानी वाइट जोन है। तुम्हें ट्रेनिंग करते वक्त सिर्फ वहीं पर कदम रखना है। अगर तुम वाइट जोन के बाहर और कहीं कदम रखोगे तो तुम्हें एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? इस पर हानशेन मान जाता है। जिया के बाहर आने के बाद हानशेन ट्रेनिंग के लिए स्प्रिंट के अंदर चला जाता है। अभी के लिए जिया एंड असिस्टेंट क्वीन दोनों हानशेन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। जिया को याद था जब उसने इसकी ट्रेनिंग शुरू की थी तो पहली बार में उसे लगभग 8 बार शॉक लगा था। अगर हानशेन को 8 से ज़्यादा बार शॉक लगता तो इसका मतलब ये होता कि वो हानशेन से बेहतर था। इधर हानशेन स्प्रिंट के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे वो सब कुछ समझ गया था। फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद हानशेन ने स्प्रिंट को अच्छी तरह से समझ लिया था और अभी के लिए स्प्रिंट के अंदर बहुत ही तेज़ी से दौड़े जा रहा था। फाइनली लगभग 1 मिनट 36 सेकंड में उसने स्प्रिंट का टेस्ट कंप्लीट कर लिया था एंड उसका रिजल्ट देखकर अभी के लिए असिस्टेंट क्वीन एंड वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि हानशेन को इस टेस्ट को कंप्लीट करते वक्त एक बार भी शॉक नहीं लगा था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि हानशेन ने पहली बार में स्प्रिंट को लगभग परफेक्ट लेवल पर पार कर लिया था। लेकिन स्प्रिंट की डिफ़िकल्टी अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड थी। हानशेन को स्प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जब भी उसे फ्री टाइम मिलेगा तब वो स्प्रिंट में आकर ट्रेनिंग ज़रूर करेगा। हानशेन वहाँ से अब सीधा स्टील आर्मर बेस आ जाता है। जब वो कॉइन बनकर जंगलों में घूम रहा था तब वहाँ पर उसकी मुलाकात लूनन से होती है। हानशेन लूनन को बताता है कि उसने ब्लैक नाइट को मारकर उसका सारा का सारा मीट कंज्यूम कर लिया है। ऐसे में वो उसे ब्लैक नाइट का मीट तो नहीं दे सकता है, पर अगर वो चाहे तो हानशेन बदले में उसे कोई और चीज़ दे सकता है। लूनन अभी के लिए हानशेन की बात सुनकर शॉक हो गया था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, मुझे अभी के लिए वो मीट नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरे कुछ दोस्त यूलोंग माउंटेन्स में जाना चाहते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे में मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। क्यों ना तुम उनकी इस जर्नी में उनके गाइड बन जाओ एंड उन्हें यूलोंग माउंटेन तक लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मुझे कोई बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ। हानशेन भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन लूनन के बताए गए टाइम पर हानशेन उन लोगों से मिलता है। वो 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 2 लोग स्केयर्ड ब्लड इवॉल्वर्स थे एंड बाकी के 4 लोग म्यूटेंट इवॉल्वर्स थे। हानशेन उन लोगों से उनके बारे में पूछता है तो हानशेन को पता चलता है कि ये दोनों लोग 10 फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड अभी के लिए उनके साथ मौजूद 4 लोग उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। वो दोनों भाई हैं, जिनमें से एक का नाम जीचैन है एंड दूसरे का नाम नैनजिंग है। जीचैन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, लेकिन नैनजिंग काफ़ी ज़्यादा घमंडी लग रहा था। सफ़र के दौरान वो कॉइन को कई बार फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हर बार कॉइन ये बोलकर मना कर देता है कि वो कॉइन से ज़्यादा पावरफुल है एंड कॉइन उससे डर गया है। असल में हानशेन अभी के लिए
नैनजिंग को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसके लिए नैनजिंग जैसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो बस डील की वजह से उन लोगों को गाइड कर रहा था, वरना उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। रास्ते में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भी जब उन्हें कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट नहीं दिखता है, तब वो लोग हानशन से पूछते हैं कि आखिर यूलोंग माउंटेन में हमें कहीं भी स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट क्यों नहीं दिख रहा है। इस पर हानशन कहता है, अभी के लिए तो हम यूलोंग माउंटेन के आउटर एरिया में हैं, अभी हमें अंदर जाना बाकी है। जब हम अंदर जाएंगे तब हमें बीस्ट ज़रूर मिलेंगे। ये दोनों इवॉल्वर होने के बावजूद शिकार पर इसलिए जाना चाहते थे ताकि एडवांस डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने से पहले वो अपने लिए कुछ स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल हासिल कर सके, ताकि एडवांस डेमन वर्ल्ड में सरवाइव करते वक्त स्टार्टिंग में उन्हें कोई मुसीबत ना हो। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर अचानक से कॉइन रुक जाता है, तो वो लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ। इस पर कॉइन कहता है, सामने देखो। सामने के पहाड़ देखने में किसी लाइफ लोटस जैसे लग रहे हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी जानते थे लाइफ लोटस का मतलब क्या होता है। वो लोग अब पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अंदर जाकर लाइफ लोटस के अंदर मौजूद अंडे को वो ज़रूर फोड़ेंगे एंड उससे उन्हें कोई स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल ज़रूर मिलेगी। हानशन उन लोगों के इस बिहेवियर को देख रहा था, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था। ये सभी लोग उस पहाड़ पर चढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर कहीं से एक बहुत बड़ी चिड़िया आ जाती है, जो इन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। उस चिड़िया को देखकर ज़ीचैन जल्दी से जाकर उससे फाइट करने लगता है। ज़ीचैन ज़मीन पर एक ज़ोरदार किक मारता है एंड अचानक से आसमान में उड़ जाता है। आसमान में उड़ते ही उस चिड़िया पर हमला करता है, लेकिन चिड़िया उसके हमले से बच जाती है। ज़ीचैन नीचे गिरने लगता है, लेकिन ज़मीन पर आने से पहले ही वो हवा में किक मारता है एंड दोबारा से ऊपर उठ जाता है एंड उस चिड़िया के पंख पर हमला कर देता है। ये देखकर हानशन शॉक हो गया था। आखिर कोई हवा में ही किक मारकर और ऊपर कैसे जा सकता था, उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था। इधर ज़ीचैन अब तीसरी किक मारता है एंड वो दोबारा से हवा में उड़ जाता है एंड उस चिड़िया पर जाकर हमला कर देता है। उसका ये हमला भी उस चिड़िया को लगता है। हानशन को समझ आने लगा था, ज़रूरी चैन फैमिली की कोई सीक्रेट स्किल है जो उन्हें हवा में किक कर कर और ऊपर बढ़ने में मदद करती है। वैसे तो ये मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन कोई ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक जो एक यूज़र को कुछ देर के लिए बिना पंखों के हवा में रहने के लिए अलाउ करे, वो काफ़ी ज़्यादा खास होती थी। अभी चैन उस चिड़िया से लड़ ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो हंसते हुए कहता है, चैन फैमिली के 7 ट्विस्ट सच में तारीफ के काबिल हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। इस पर वो बंदा कहता है, मेरा नाम यूफेंग है एंड मैं वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब से हूँ। नैनजिंग उसे घूरने लगता है एंड घूरते हुए कहता है, लगता है वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लोगों के पंख निकल आए हैं। मुझे इसके बारे में मिस्टर जियोन से जाकर बात करनी होगी। तो इस पर यूफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने ही आया हूँ, तुम लोगों की जान बचाने ही आया हूँ। वैसे भी जियोन फैमिली एंड वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो आखिर तुम उन्हें ख़राब क्यों करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर हानशन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आया है। तो पहले तो वो बंदा कॉइन को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ पूछता है, क्या तुम चैन फैमिली से हो? तो इस पर कॉइन कहता है, नहीं, मैं चैन फैमिली से नहीं हूँ। मैंने बस इन लोगों से पैसे लिए हैं इन्हें यहाँ पर यूलोंग माउंटेन लाने के लिए एंड अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो इस पर वो बंदा बताता है कि असल में इस नेस्ट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि जब पिछली बार मैंने उससे फाइट की थी तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड उसके सामने टिक पाया था एंड किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए वहाँ से भाग पाया था। वो बीस्ट इतना ज़्यादा फास्ट है कि मैं उसकी सिर्फ परछाई देख पाया था एंड अभी के लिए मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो कैसा दिखता है। उस बीस्ट के बारे में सुनकर सभी को लगता है कि ये बंदा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है।
एंड अभी के लिए नैनजिंग एंड ज़ीचैन उसकी बात सुनकर भी नहीं रुकते हैं एंड अपने साथियों के साथ उस नेस्ट के अंदर चले जाते हैं। इधर जब कॉइन अंदर नहीं जाता है तो वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम अंदर क्यों नहीं गए। तो कॉइन कहता है कि तुमने ही नहीं बताया था कि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर वो बंदा मुस्कुराने लगता है। तो समझ गया था कॉइन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। फाइनली 10 मिनट बीत जाते हैं एंड 10 मिनट बाद दो लोग उस नेस्ट की एंट्रेंस से बाहर आते हैं। वो दोनों ही बुरी तरह से घायल थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नैनजिंग एंड ज़ीचैन थे। उन दोनों की हालत अभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन लोगों को ज़िंदा देखकर अभी के लिए यूफेंग शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, तुम लोग इतनी देर तक उससे फाइट करने में कामयाब रहे एंड ज़िंदा लौटने में कामयाब रहे। तो उसकी बात सुनकर उन लोगों को लगता है कि वो उन्हें चिढ़ा रहा है, इसलिए उन लोगों को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहते हैं कि तुम हमें हमारी इस नाकामी के लिए ब्लेम कर रहे हो। इस पर यूफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि पिछली बार जब मैंने उस बीस्ट से फाइट की थी तब मैं सिर्फ 10 सेकंड टिक पाया था। ऐसे में तुम लोग इतनी देर टिक पाए, ये सच में काफ़ी कमाल की बात है। अभी के लिए हानशेन को जब वो 4 म्यूटेंट इवॉल्वर वहाँ पर नहीं दिखते हैं तो इस बारे में उन लोगों से पूछता है। इस पर नैनजिंग एंड ज़ीचैन उसे बताते हैं कि उस बीस्ट ने उन चारों म्यूटेंट इवॉल्वर को मार दिया है। वो लोग अपनी जान बचाने में नाकाम रहे हैं। उस बीस्ट के बारे में सुनकर अभी के लिए हानशेन समझ गया था कि ज़रूर वो बीस्ट एक सुपर बीस्ट है। इधर यूफेंग कहता है, क्यों ना अभी के लिए हम सभी साथ में आकर उस बीस्ट का शिकार करें। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऐसे में आखिर हम उस बीस्ट का शिकार कैसे करेंगे। तो इस पर यूफेंग कहता है, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा। उस बीस्ट को मारने के बाद उसका मीट मैं रखूँगा एंड जो भी उस बीस्ट को मारेगा उसके पास उसकी बीस्ट सोल जाएगी। यूँ सुनकर वो लोग उसे गुस्से से घूरने लगते हैं एंड कहते हैं, ऐसे डील में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारा ही है, तो हम ऐसे डील क्यों माने। तो ये सुनकर यूफेंग उन्हें अपने पास से एक बीस्ट सोल निकाल कर दिखाता है एंड कहता है, क्योंकि मेरे पास एक क्विक सैंड बीस्ट सोल है, जब मैं इसका यूज़ करूँगा तब उस बीस्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी एंड उस कम स्पीड के साथ हम उस पर हमला कर कर उसे मारने में कामयाब हो सकते हैं, वरना नॉर्मल स्पीड के साथ तो हम उसे कभी नहीं मार पाएंगे। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोगों को मुझे एडिशनल बेनिफिट देने चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी मान गए थे। क्विकसैंड बीस्ट सोल उस बीस्ट को कमज़ोर करने में उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। प्लान के मुताबिक सभी लोग नेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अभी के लिए सबसे आगे ज़ीचैन था। प्लान के मुताबिक उसे सबसे आगे जाकर लालच देकर उस बीस्ट को बाहर निकालना था। ज़ीचैन को वहां देखकर वो बीस्ट जल्दी से बाहर आकर ज़ीचैन पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन तभी एंड मोमेंट पर यूफेंग उस पर क्विकसैंड बीस्ट सोल लगा देता है। जैसे ही उसकी क्विकसैंड बीस्ट सोल उस बीस्ट पर लगती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इधर इसे मौका समझकर नैनजिंग, यूफेंग एंड हानशेन ये तीनों एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों ज़ोरदार तरीके से अपने अपने बीस्ट वेपन से उस पर हमला किए जा रहे थे। उनके सभी बीस्ट सोल वेपन उससे टकरा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उस बीस्ट पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। वो लोग उस पर काफ़ी सारे हमले करते हैं, लेकिन इन हमलों के बावजूद उस बीस्ट को कुछ नहीं होता है। तभी वो बीस्ट गुस्से में आकर ज़ीचैन पर एक ज़ोरदार हमला करता है। वो हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ज़ीचैन उसे ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपनी स्केटबर्ड रैंक की शील्ड बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही उस बीस्ट का पंजा उस शील्ड को लगता है, उस स्केटबर्ड रैंक की शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अभी के लिए उसके एक ही पंजे ने ज़ीचैन की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो अभी के लिए ज़ीचैन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी बीच में बाकी सभी लोग आ जाते हैं एंड उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं। वो बीस्ट हानशेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन हानशेन समझ गया था कि अभी के लिए अगर वो ब्लैक नाइट के भाले से उस बीस्ट पर हमला करेगा तो उससे उस बीस्ट को तो कुछ नहीं होगा,
उल्टा उसका ब्लैक नाइट का भाला ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे उस बीस्ट के अटैक को डॉज करता देख अभी के लिए सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उस बीस्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी। वो तीनों इवॉल्वर्स थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस बीस्ट को डॉज करने में नाकाम रहे थे। वहीं कॉइन ऐसा कर पा रहा था, मतलब कॉइन एक इवॉल्वर ना होते हुए भी उनसे ज़्यादा पावरफुल था, या शायद वो एक इवॉल्वर था, बस उन्हें बता नहीं रहा था। उन्हें अभी के लिए कॉइन की पावर पर भरोसा होने लगा था। इधर वो बीस्ट अभी के लिए गुस्से में आ गया था एंड हद से ज़्यादा भड़क कर अब वो इन लोगों को मारने के लिए तैयार था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।